हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। हमारा जो डेली रूटीन होता है उसमें सबसे कम आके जाने वाला जो प्रक्रिया होता है वो अनडाउटेडली दांत की सफाई होती है। और अब तक तो रिसर्चर्स ने ये प्रूफ भी कर दिया है कि अधिकतर लोग दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं। एंड ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि उनकी जो सफाई की टेक्निक होती है या जो पैटर्न होता है वो बेनिफिट देने की जगह खराबी ज़्यादा करता है। एंड जो दांत के बीच में जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं वहाँ पे जर्म बिल्डअप ज़्यादा होती है और उस स्पेस को क्लीन करने का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लोग डालते हैं वो एक्चुअली में वेस्ट जाती है। और जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो उसमें सिर्फ बेसिक हिस्से कवर हो पाते हैं क्लीनिंग में। और बाद में लोग ये बोलते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे से अपने माउथ का ख्याल रखा और बहुत अच्छे से सफाई की, पर फिर भी हमें दांतों की प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए ये एडवाइजेबल होता है कि आपको अपने डेंटिस्ट के पास अपने दांत को क्लीन करने के लिए कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जाना चाहिए। एंड मोस्टली डेंटिस्ट आपको ये सलाह देते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार आपको अपने दांत की क्लीनिंग करवा लेनी चाहिए। बट बहुत सारे लोगों में ये अप्रीहेंशन होता है कि ये जो प्रोसेस होता है कहीं ये पेनफुल तो नहीं होता, मेरे दांत में दर्द तो नहीं हो जाएगा, मेरे जबड़े में दर्द तो नहीं हो जाएगा, या मेरे दांत में ठेस तो नहीं लगेगी। इस तरह की अप्रीहेंशंस लोगों में होती है जो बहुत नॉर्मल है। बट ये प्रोसेस इतना सोफिस्टिकेटेड होता है कि आपको इसमें बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट या बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये दांत की सफाई होती क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो इसको बेसिकली 4 प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन करना। मतलब जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपके दांत को छोटे मिरर से एग्जामिन किया जाता है कि आपके दांत में क्या दिक्कत है और किस ग्रेड की गंदगी आपके माउथ में है। एंड जब फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, देख लिया जाता है कि आपके माउथ का स्टेटस क्या है, उसके बाद क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू होता है। मतलब प्लाक और टार्टर को हटाने का प्रोसेस शुरू होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि प्लाक एक सॉफ्ट लेयर होता है जो हमारे टूथ के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये बनता है हमारे सलाइवा की कोटिंग की वजह से हमारे दांत के ऊपर। और इसमें बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। अराउंड 500 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियाज इस प्लाक में प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ नॉट सो गुड बैक्टीरियाज होते हैं। एंड रेगुलर ब्रशिंग से प्लाक को हम घर में ही रिमूव कर सकते हैं। बट अगर आपने प्लाक के रिमूवल पे ध्यान नहीं दिया तो ये प्लाक का लेयर मोटे लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम टार्टर बोलते हैं या कैलकुलस बोलते हैं। और ये लेयर बहुत हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाक। ये आपके दांत के ऊपर भी होता है और आपके मसूड़ों को लाइन करते हुए भी प्रेजेंट होता है। अगर टार्टर को टाइम से नहीं हटाया गया तो आपका मसूड़ा जो है वो अपने पोजीशन से नीचे आ जाता है और आपको पायरिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस में डेंटिस्ट आपके माउथ से प्लाक और टार्टर हटाने का काम करते हैं, जिसमें कि स्केलर का यूज़ होता है। स्केलर एक अल्ट्रासोनिक मशीन होता है जो वाटर जेट की हेल्प से आपके माउथ को क्लीन करता है। इस प्रोसेस में आपको कोई पेन नहीं होता, बट हल्का नॉइजी प्रोसेस ये होता है, बट ये नॉर्मल है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है रफ टूथपेस्ट ब्रशिंग। इस प्रोसेस में छोटा ब्रश होता है जो कि मोटर से लगा होता है और उसमें टूथपेस्ट लगा के आपके दांत की क्लीनिंग होती है। ये प्रोसेस भी पेनफुल नहीं होता, बट इसमें आपको हल्की गुदगुदी जैसी फीलिंग आ सकती है और हल्का सेंसिटिविटी आपको इस समय लग सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस में रफ टूथपेस्ट से आपके दांत को रगड़ा जाता है। बट ये प्रोसेस बहुत सेफ होता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है पॉलिशिंग का। ये लास्ट स्टेप होता है। आप चाहे घर में कितनी भी अच्छी तरीके से ब्रशिंग कर लेते हैं, बट जिस लेवल का क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग आपको आपके डेंटल क्लिनिक में मिलेगा वो आप घर में अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट एंड जब ये सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं तो आपको अप्रोप्रिएट माउथ वॉश दिया जाता है, जिससे आपको कुल्ला करने के लिए कहा जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉशेस भी हो सकते हैं और रिफ्रेशिंग माउथ वॉशेस भी हो सकते हैं। एंड कुछ केसेस में जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ फ्लोराइड ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। फ्लोराइड, जैसे मैंने कहा, कि एक मिनरल होता है जो हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑल्दो इसका अमाउंट बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होता है, बट अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड नहीं है, आप रेगुलर फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते हैं और आपके दांत में कुछ ऐसी प्रॉब्लम डेंटिस्ट को दिखती है कि आपका दांत वीक है या आपको केरीज के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो उस केस में फ्लोराइड ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। अब बात करते हैं किन्हें स्केलिंग के लिए जाना चाहिए और किन्हें नहीं जाना चाहिए। तो स्केलिंग एज अ प्रोसेस बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है, तो इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं होते कि स्पेसिफिक इन पेशेंट्स में हम स्केलिंग नहीं कर सकते। स्केलिंग हम हर पेशेंट्स में कर सकते हैं। बट अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या फिर आपके हार्ट में कुछ
इम्प्लांट वगैरह लगा है तो आपको अपने डेंटिस्ट को ये बात बता देनी चाहिए, सो दैट वो सफाई के दौरान कॉशियस होकर आपकी स्केलिंग कर सके। एंड जैसा मैंने कहा कि स्केलिंग के लिए एटलीस्ट वंस अ ईयर आपको डेंटिस्ट के पास चले जाना सो दैट एक प्रॉपर क्लीनिंग आपके माउथ की हो जाए एंड उसके बाद आप अपना घर में ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। जिन लोगों को कैविटी होने का ज़्यादा खतरा होता है या जिन बच्चों में ज़्यादा कैविटी होने के चांसेस होते हैं, उनके लिए भी आप स्केलिंग कंसिडर कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन से अफेक्टेड हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जिसमें कि आपका जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, तो उस केसेस में आपको अपने दांत की सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना दांतों की गंदगी नॉर्मल लोगों में इल इफेक्ट होता है, उससे कई गुना ज़्यादा पेशेंट्स जिनको जैसे कि डायबिटीज़ या फिर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली डिजीज़ है, तो उनका जो इल इफेक्ट होता है वो कई गुना बढ़ के होता है। अगर आप अपने दांत का प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, आपके दांत के ऊपर गंदगी जम रही है, तो इस वजह से आपको बोन लॉस हो सकता है, मतलब आपके दांत के अराउंड जो हड्डी है उसका लॉस हो जाता है और इस वजह से आपका दांत जल्दी हिलने लगता है और आपको दांत लूज़ करने का भी डर होता है। बट मोस्टली ये देखा गया है कि लोग दांत की सफाई से डरते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत सारे मिथ प्रेजेंट हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उस मिथ को भी डिबंक करूंगी कि कौन कौन से ऐसे मिथ हैं जिसकी सच्चाई आपको पता होनी चाहिए कि वो सही भी है या गलत।